एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास कल बताया था मैंने। एटॉमिक मास की यूनिट चलो बताओ, बाकी चलो बाद में बताएंगे, पहले यूनिट बताओ। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास की यूनिट बताएंगे, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। एटॉमिक मास की यूनिट क्या है बेटा? AMU, मोनिका ने बताया AMU, वेरी गुड बेटा। मंजेश ने भी बताया AMU, वेरी गुड। भोजराज ने भी बताया AMU, हाँ वेरी गुड, सही बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो क्या होती है बच्चों? AMU। ठीक है, AMU किसके बराबर होता है? एक AMU किसके बराबर होता है? एक AMU किसके बराबर होता है? 1/12 इसके कार्बन 12, जो आइसोटोप है ना कार्बन का, समस्थानिक है। कार्बन 12 का जो मास है, जो उसके 1/12 के बराबर होता है क्या? 1 AMU, ये ध्यान रखेंगे। कार्बन 12 का 1/12 कार्बन 12 का जो मास है ना, उसके 1/12 का जो मान है वो 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, तो ग्राम में बताओ। ग्राम में अगर देखें तो 1 AMU की वैल्यू क्या है ग्राम में? ग्राम में 1 AMU की वैल्यू क्या है? 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है? जल्दी बताएंगे, वेरी गुड। मोनिका ने बहुत सही जवाब दिया है। 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये 1 AMU की वैल्यू होती है। 1 MU बराबर होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम के। ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सबको याद होना चाहिए कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये इतना है, 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर क्यों होता है? ये कहाँ से आया, इसको भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस का ही मास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन के मास का मान इतना कम है कि एटम का मास उस पर डिपेंड नहीं करता। एटम का मास तो किस पर डिपेंड करेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास। एटम का मास किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा था एटॉमिक नंबर, इसके अलावा हमने एक बात की थी किसकी? मास नंबर की। एक मास नंबर और बताया था मैंने आपको, तो मास नंबर से रिलेटेड होता है एटॉमिक मास। मास नंबर क्या होता है? देखो, मास नंबर क्या होता है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए से। क्या होता है मास नंबर? जल्दी बताएंगे मुझे। मास नंबर कितना होता है दोस्तों? मास नंबर कितना होता है? मास नंबर किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, उसका ने बताया P+N के इक्वल होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का मास जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा मास नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो नंबर है ना उसको जोड़ो तो मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो नंबर है उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा, ए आ जाएगा। पता है सबको ये बात? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, अब इसका नाम ही कार्बन 12 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम कितना है? कार्बन 12 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना है? 12 ही है, क्योंकि C12 आइसोटोप है, और आइसोटोप C12 का मतलब इसका मास नंबर 12 है। यही तो है इसका मतलब। तो कार्बन 12 का मास नंबर बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या कार्बन 12 में 6 तो प्रोटॉन होते हैं
और 6 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर 6 + 6 कितना हो गया? 12। अब कार्बन 12 का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास का सम होगा। देखो, मास नंबर दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और इसका मास पता लगाएं तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, यही तो हुआ। 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास, टोटल कितना हो गया? 12। अब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? जल्दी बताएंगे। प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों? प्रोटॉन का मास कितना होता है? भूल गए? ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना ही होता है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। जो प्रोटॉन का मास होता है वही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। पता है सबको? ये तो पता ही नहीं सबको। मास नंबर जितना है उतना ही एटॉमिक मास होता है। किसी भी एटम का मास उसके मास नंबर के इक्वल ही होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का क्या होता है? वो सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम ही क्या है? किसी एटम का एटॉमिक मास है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो तो मास को, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 × 10⁻24 से गुणा कर देंगे। और इससे गुणा क्यों किया? क्योंकि इसमें इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गया। एक AMU बराबर इसके क्यों होता है? क्योंकि ये किसके बराबर है? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। और मास नंबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास ही बराबर होता है उसके ग्राम एक AMU का जो ग्राम में मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है। ये बात क्लियर हो गई तो यस करके जवाब देंगे मुझे। ये बात क्लियर हो गई तो यस करके जवाब देंगे जल्दी से। ये बात समझ में आ गई तो यस करके जवाब देंगे। ये समझ में आ गया ना सबको? एक प्रोटॉन का मास जितना होता है उतना ही एक AMU का ग्राम में मास होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के इक्वल ही होता है। यानी ठीक है, एक AMU से मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन से, एक AMU से मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। जैसे कार्बन में 12 होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, इसका मतलब 12 AMU हो गया। यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बराबर एक AMU के हो गया। यही हुआ इसका मतलब। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन एक AMU के बराबर हो गया। और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है कितना? 1.67। तो एक AMU बराबर हो गया 1.67 × 10⁻24। तो ये क्लियर हो गई सबको बात? ये बात सबको क्लियर हो? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम का जो मास है उसकी डिफाइन करें हम उसको, तो कार्बन 12 से तुलना करते हैं उसकी। AMU बराबर होता है 1/12 कार्बन 12 के एटॉमिक मास। यानी कार्बन 12 को यहाँ रेफरेंस माना गया है, उससे तुलना करते हैं किसी भी एटम का मास पता लगाने के लिए। और इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। डिफाइन करेगा, अगर पूछे कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखो तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? किसी भी तत्व का एटॉमिक मास वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से उसका मास कितना गुना भारी है, वही क्या है? उसका एटॉमिक मास। कार्बन 12 की तुलना करेंगे कि उससे कितना गुना भारी हो रहा है उसका मास। जैसे मैंने बताया आपको कि मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। एक AMU है हाइड्रोजन का। इसका मतलब हाइड्रोजन का मास और कार्बन 12 के 1/12वें भाग का मास क्या होता है? इक्वल होता है। जो कार्बन का हाइड्रोजन का मास है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर है, इसीलिए तो 1 AMU के बराबर हो गया। लिथियम का मास
लिथियम का मास 3 AMU है। इसका मतलब लिथियम का मास कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है? 3 गुना भारी, इसलिए इसका मास 3 AMU है। ठीक है, इसी तरह अपन देखें नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है कितना? 14। इसका मतलब 14 AMU क्यों आया ये? क्योंकि ये कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 14 टाइम्स यानी 14 गुना भारी है। ये बात सबको क्लियर होगी। जैसे उसी तरह है, जैसे किसी वस्तु का भार 5 किलोग्राम है, उसका भार 5 किलोग्राम क्यों है? क्यों है उसका भार 5 किलोग्राम? क्योंकि वो 1 किलोग्राम का जो हमारे पास वाट है, 1 किलोग्राम का हमारे पास जो वेट है, उससे कितना गुना भारी है? 5 गुना भारी है, तभी तो उसका वेट 5 किलोग्राम हुआ ना। तो सेम वही बात यहाँ पर। अब एटॉमिक मास से ही पता चल लगाते हैं पर मोलिक्यूल का मास। एटम और मोलिक्यूल तो पता ही है सबको। एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, पता है ना सबको, कल बताया था मैंने। एटम से बनते हैं मोलिक्यूल यानी अणु। अणु का निर्माण किससे होता है? एटम से। बहुत सारे एटम, दो या दो से ज्यादा एटम जब पास पास आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो बन जाता है मॉलिक्यूल, बन जाता है अणु। और अणु का मास ही कहलाता है आणविक भार यानी मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास उस मोलिक्यूल में पाए जाने वाले सभी एटम्स के मास का क्या होता है? सम होता है। जितने भी एटम हैं, जो भी उसका मास जोड़ देंगे तो मोलिक्यूल का मास आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं कुछ मोलिक्यूल लिखूंगा जिनके मास आपको बताने हैं। एक तो CaCO3 का बताएंगे जल्दी से जल्दी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, CaCO3 का मास पता लगाएंगे। दूसरा Na2SO4 का पता लगाओ। HCl का मास भी पता लगाओ। जल्दी से अपने पास रजिस्टर रखा है वो आपके पास, उसमें सॉल्व करेंगे सभी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम का मास होता है कितना? 40। कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का होता है 16। सोडियम का होता है 23। सल्फर का होता है 32। हाइड्रोजन का 1 होता है। और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो इन सब के मोलिकुलर मास आपको बताने हैं। कैसे करते हैं, कल मैंने बताया था ना मैं कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास। जल्दी बताओ, एक एक करके जल्दी बताएं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ। चलो करो, कॉपी में करो अपनी में। तो उसका निकाला है कैल्शियम कार्बोनेट का 100। 100 मोनिका ने भी 100 बताया है, 100 AMU। मंजेश कांत ने भी 100 AMU बताया है। रितेश ने भी 100 AMU। राधा ने भी 100 AMU। अमर सिंह ने भी, है ना, सबने। अंकित सैनी ने भी बताया है 100 AMU। वेरी गुड। दूसरे का आंसर भी आ गया। इसका 142 बता रहे बच्चे, 142 बता रहा है उसका। मोनिका ने भी 142 बताया इसका। इसका 142 बता रहे हैं, इसका 100 बता रहे हैं। HCl का भी आंसर आ गया, 36.5 बता रहे हैं बच्चे। इसका 36.5 बता रहे हैं अंकित, मंजेश कांत, मोनिका, आस्था। ठीक है, 36.5 बता रहे हैं। चलो HNO3 का बताओ। HNO3 का बताओ। हाँ सही है सबका। HNO3 का और बताओ। सबको मास निकालना तो आता है? चलो मैं बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं पहले अपन। जिसने निकाल लिया वो सही है, जिसने नहीं निकाला वो चेक करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में एक तो कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। सबको पता लग रहा है? अब कैल्शियम का मास तो कितना होता है? 40। एक कैल्शियम है तो 1 गुणा 40 प्लस कार्बन है 1, तो 1 गुणा कार्बन का मास है 12।
और फिर ऑक्सीजन कितने हैं 3, 3 गुना ऑक्सीजन का मास। ठीक, अब इन सब का टोटल कर देंगे 40 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, तो इन सब का टोटल करो कितने आएंगे 100। तो क्या आ जाएगा 100 AMU। समझ में आ गया बेटा, 100 AMU आ गया ना सबका। दूसरा देखो, दूसरा Na2SO4। Na2SO4 का मास पता लगाएं। Na2SO4 सोडियम का कितना दे रखा है, सोडियम 23, 2 इंटू 23 कर देंगे, प्लस सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 गुना एक ऑक्सीजन का कितना है 16। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो अब इन सब का टोटल करो, 2 इंटू 23 46 प्लस 32 प्लस 44 16 4 जा 64, टोटल करो कितना आया। ठीक है, टोटल कर देंगे सबका, 4 2 6 6 12, ठीक, 6 3 9 4 13 और 1 2, तो ये हो गया 142 AM। सबका आ गया ये। तीसरा देखो HCl। HCl तो बहुत सरल है, H का कितना है 1, HCl का कितना है 35.5, तो कितना आ गया 36.5 AMU। ठीक है बेटा, HNO3 का, HNO3 का देखो, HNO3 H का कितना है 1, N का कितना है 14 प्लस 3 गुणा 60, चलो 14 और 1 15 प्लस 3 18 प्लस 16 कितने हैं 3, सॉरी 3 इंटू 16 कितना हो गया 48, कितना हो गया 63। ठीक है, तो 63 AMU आ गया, इसका क्या आ गया 63 AMU। क्लियर हो गई सबको, समझ में आ गया तो जल्दी यस करके बताएंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मोलिकुलर मास निकालना नहीं आता हो, क्योंकि ये बार बार काम में आएगा हमारे मोलिकुलर मास। अगर समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बेटा आगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। तो कुछ बच्चे तो हैं जो सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते। गलत बात है, सभी को सभी प्रश्नों के जवाब देने बेटा, है ना। एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, जल्दी बताएंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, जल्दी बताएंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, मोनिका ने बताया 6.02 गुणा 10 की घात 23, 6.02 गुणा 10 की घात 23, यही होता है एवोगैड्रो। ठीक है, 6.02 गुणा 10 की घात 23, एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसको अपन NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और ये कैसे आया नंबर ये अभी पता चल जाएगा आपको। एवोगैड्रो नंबर देखो कितना बड़ा नंबर है, 10 पर घात 23 है। 10 पर घात कितनी है 23, और 10 पर घात 23 का मतलब देखो कितनी बड़ी संख्या होगी। 10 पर 23 जीरो लगाएंगे अपन, एक लिख करके 23 जीरो लगाओ, देखो कितनी बड़ी संख्या होगी। बहुत बड़ी संख्या होती है अवोगाद्रो, बड़ी संख्या होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, मोल की। मोल का यूज आपने उतारा हो 7 मात्रक, 7 आधार मात्रक आपने अपनी कॉपी में नोट किए हैं ना, उसमें देखो मोल लिखा हुआ है। मोल जो रासायनिक पदार्थ की मात्रा को, ठीक है, रासायनिक पदार्थ जो है ना उसकी मात्रा की जो यूनिट है वो क्या है, मोल।
ठीक है। रसायन पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या है? मोल। तो मोल से हम, मोल क्या है इसको देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल, और ये बहुत सरल टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट भी और सरल भी, समझ में आने के बाद सरल है, तो समझ में नहीं आएगा तो कठिन हो जाएगा। समझ में आने के बाद बिल्कुल सरल टॉपिक है। देखो, इससे पहले अपन बात करते हैं, मोल से पहले अपन एक सरल सी बात करते हैं। डजन तो सुना होगा आपने, डजन। चलो मोल नहीं सुना, डजन सुना है सब। डजन का मतलब दर्जन। एक दर्जन में कितना, एक दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन है कोई वस्तु, उसका मतलब क्या है? 12। एक दर्जन का मतलब 12 वस्तु। सब बच्चे यही कह रहे हैं कि 12, ये तो पता है सबको। एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। ठीक, वेरी गुड। एक दर्जन तो सब जानते हैं। एक दर्जन पेन, एक दर्जन कॉपी, एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन केले, एक दर्जन सेब, है ना? तो एक दर्जन का मतलब समझ जाएंगे कि 12 वस्तुओं की बात की जा रही है। एक दर्जन का मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि 12 वस्तुओं की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना? यही तो हुआ एक दर्जन का मतलब, 12 वस्तुओं की बात कर रही है। ठीक है। अब चलो मुझे ये बताओ थोड़ी सी बात। हमने एक दर्जन क्या खरीद लिए? केले खरीद लिए, बनाना खरीद लिए, एक दर्जन। ठीक है। और उनको तोल लिया हमने, दुकानदार के पास गए, उससे कहा हमें एक दर्जन केले दो। उसने बार और उससे कहा कि इसका वेट भी बताओ कितना हो गया। उसका वेट करवाया तो वो वेट आया कितना? 2 किलोग्राम आया। ठीक है। फिर हमने क्या कहा उसको कि मुझे एक दर्जन केले और दो। फिर हमने उससे एक दर्जन केले और ले लिए। फिर कहा कि इसका भी वेट करो, तो उसका वेट आया 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम। 1 किलो 500 ग्राम। ऐसा हो सकता है ना? संख्या ही तो इक्वल है, वेट तो अलग अलग हो सकता है। तो जरूर थोड़ी 1 किलो, एक दर्जन केले का वेट 2 किलो ही हो। एक दर्जन केले का वेट, छोटे केले हैं तो 1.5 किलो कम हो गया। फिर हमने क्या कहा उससे कि एक दर्जन सेब और दे दो हमें। एक दर्जन क्या ले लिया हमने? एप्पल ले लिए। और एप्पल का कहा कि इसका भी वेट बताओ, तो उसने उनको तोला तो उनका वेट आया 3 किलोग्राम। तो ये बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहाँ डजन संख्या को भी बता रहा है कि 12, डजन का मतलब 12 होता है। वेट सबका बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वेट तो डिपेंड करेगा साइज पर उसका। केले बड़े हैं तो ज्यादा वेट हो जाएगा, छोटे हैं तो वेट कम हो जाएगा। इसी तरह सेब का साइज बढ़ जाएगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, सेब का साइज घट जाएगा तो वेट भी घट जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर? समझ में आ गई? यहाँ नंबर इक्वल है, मास इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है यहाँ पर? केवल नंबर इक्वल है। डजन का मतलब केवल क्या इक्वल है बच्चों? नंबर इक्वल है। किसी भी वस्तु में 12 है तो वो डजन है। और ये हम इसको यूज में लेते हैं, ये हमारे टच में है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया। अब मोल भी सेम ऐसा ही है, मोल भी सेम ऐसा ही है। अब मोल किसी भी, अब मोल अपन केमिकल के लिए यूज में कर लेते हैं। मोल का यूज अपन केमिस्ट्री में लेते हैं, केमिकल जो होते हैं ना उनके लिए अपन मोल का यूज करेंगे। ठीक है। अब एक मोल को डिफाइन करें तो एक मोल को डिफाइन करने के लिए वही कार्बन 12 ले लिया गया। क्या लिया गया? कार्बन 12। जो आइसोटोप है ना उसको ही रेफरेंस माना गया। उसको रेफरेंस मान करके, रेफरेंस का मतलब तो समझते हैं ना, उसको उससे तुलना करते हैं। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसे तुलना करते हैं। फिर दूसरे उन्होंने क्या कहा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के परमाणु हैं, अगर उतने ही परमाणु वाला कोई तत्व है तो वो
1 मोल के बराबर होगा। इसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर। नहीं समझे मेरी बात? देखो 1 मोल को डेफिनेशन के रूप में लिखें अपन, तो डेफिनेशन क्या कही 1 मोल की? 1 मोल को डिफाइन करें, किसी भी पदार्थ, अब कोई केमिकल पदार्थ है, किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उपस्थित, अब उसमें कोई अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु, आयन है तो आयन की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के, कितने में? 12 ग्राम में उपस्थित है। कार्बन 12 के कितने ग्राम में उपस्थित है? 12 ग्राम में उपस्थित है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का 1 मोल, दोबारा सुनेंगे, किसी भी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु या अणु या आयन होने चाहिए जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित है ना कार्बन के, उतने ही परमाणु, अणु या आयन अगर उस पदार्थ में है तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। तो उसका कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। यहाँ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है, कार्बन 12 को ही क्या माना गया है? संदर्भ माना गया है, इसको रेफरेंस माना गया है। कार्बन 12 की तुलना करें कि कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लिया, अब उस कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं कार्बन 12 के? अगर उतने ही परमाणु जिस पदार्थ में, उतने ही परमाणु अगर दूसरे पदार्थ में है तो वह उसका 1 मोल हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। समझ में आई डेफिनेशन? ये डेफिनेशन सबको समझ में आई तो यस करके जवाब देंगे। देखो ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन सबको समझ में आई? ये परिभाषा समझ में आई क्या? सबको समझ में आ गई? ये परिभाषा सबको समझ में आ गई? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने क्या कहा कि किसी पदार्थ का हमें 1 मोल पता लगाना है कि उस पदार्थ का 1 मोल कितना है। तो अपन क्या करेंगे, उसकी कार्बन 12 के 12 ग्राम से तुलना करेंगे। तो किसी पदार्थ के 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही, अगर वो अणु है तो उतने ही अणु होने चाहिए, अगर वो परमाणु है तो उतने ही परमाणु होने चाहिए, अगर वो आयन है तो उसमें उतने ही आयन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु अणु, जितने परमाणु है कार्बन 12 के, उतने ही स्थिति, उतने ही परमाणु अणु या आयन किसी पदार्थ में है तो वह उसका 1 मोल होता है। तो ये सबको समझ में आ गया। अब हमें पता लगाना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं उसके। हमें ये पता लग जाए कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं तो फिर हम एक संख्या बता सकते हैं ना। यहाँ तो केवल उसने क्या कहा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु है ना उतने ही जिस पदार्थ में है तो वो उसका 1 मोल हो जाए। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में है कितने, ये कैसे पता लगाएं? देखो ये पता लगाते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं कार्बन 12 के, वो पता लगाते हैं। देखो कार्बन 12 का 12 ग्राम, चलो हमें कार्बन 12 का एक एटम, 12 ग्राम में कार्बन 12 के कितने परमाणु है ये पता लगाना है। ठीक है, कार्बन का मास, कार्बन 12 का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम। अब इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कार्बन के कितने एटम हैं। ये इसका 12 ग्राम मास ले लिया कि कार्बन का मास 12 ग्राम है, तो इसमें एटम बताओ कार्बन के कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कार्बन के एक एटम का मास पता है, अगर हमें कार्बन के एक एटम का मास पता है तो उसका भाग दे देंगे इसमें, तो कार्बन के एटम की क्या आ जाएगी, संख्या पता लग जाएगी, नहीं लग जाएगी हमें। जैसे हमारे पास 12 केले हैं, सॉरी मैं ये कहूं कि हमारे पास 2 किलो केले हैं,
थोड़ा समझना। और एक केले का वेट, एक बनाना का वेट, एक बनाना का जो मास है वो कितना है? वो 100 ग्राम है। हमारे पास 2 किलो केले हैं और एक का मास कितना है? 100 ग्राम। तो बताओ हमारे पास कुल कितने केले हैं? नंबर ऑफ बनाना बताना है। बताएंगे, जल्दी बताएंगे। नंबर ऑफ बनाना कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ बनाना कितने हैं? 20 हैं। वेरी गुड, बच्चे बता रहे कि 20 हैं सर। सही जवाब है 20। क्या किया आपने? ये बिल्कुल सरल लग रहा है ना आपको? क्या किया आपने इसमें? भाई कि 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम में 100 का भाग दे दिया तो कितने आए? 20। ये पता है हमने क्या किया? भाग दिया है यहाँ पर। ऐसा ही तो किया है हमने। यहाँ क्या दिया हमने? 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम में एक केले का जो मास है 100 ग्राम, उसका भाग दे दिया तो हमें नंबर ऑफ बनाना पता लग गया। इसी तरह हम क्या करेंगे? यहाँ कार्बन का मास हमें दिया हुआ है कितना? 12 ग्राम। और एक कार्बन के एटम का मास अगर हमें पता लग जाए तो हमें कार्बन का नंबर पता लग जाएगा कितने एटम है कार्बन के। हमें यह भी पता है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन 12 के एक एटम का मास, एक परमाणु का मास, जल्दी बताएं कितना होता है? कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है बेटा? जल्दी बताओ। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? कितनी बार अपन कर चुके हैं? कार्बन 12 बार एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? क्या बात है, भूल गए? कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? ये तो देखा था हमने, कुछ देर पहले बताया था मैंने। कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU, यही होता है। कितना है? 12 AMU। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। देखो कार्बन 12 है इसका, तो 12 इसका मास है, तो इसका मतलब कितना हो गया? कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU। यहाँ पर 12 ग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ 12 AMU है। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। ये नंबर दिख रहा है आपको C12, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास है 12 है। अगर इसको ग्राम में मैं चेंज करूं, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया हुआ है 12 ग्राम, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास को भी ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना ग्राम हो जाएगा? ये कितना ग्राम हो जाएगा? क्या हुआ? 12 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 12 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, कितने हो जाएंगे? भूल क्या हुआ? एक AMU में कितना ग्राम होता है? एक AMU में कितना ग्राम होता है? जल्दी बताओ, वैसे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी बताओ। एक AMU का मास कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। वेरी गुड। तो हम 12 AMU को चेंज कर रहे हैं ग्राम में, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। यही होगा, नहीं होगा? अरे ऐसा ही तो होगा। एक AMU का मास 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम है, तो 12 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसा होगा, नहीं होगा? तो ये एक एटम का मास है। कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 12 AMU, तो ग्राम में हो गया 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24। और हमें पता किसका लगाना है कि 12 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु हैं, हमें ये पता लगाना है। यहाँ ग्राम में है या AMU में है, इस बात को आप समझना। अभी आपको दिख रहा है कि इधर भी 12 लिख दिया, सर इधर भी 12 लिख दिया, लेकिन 12 ग्राम डेफिनेशन में हमने देखा है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम है उतने ही एटम जिस पदार्थ में है, तो उसका 1 मोल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यार, पता लगा रहे हैं कि 12 ग्राम में कार्बन 12 के कितने एटम है। तो 12 ग्राम तो ये टोटल वेट हो गया कार्बन का, और कार्बन के एक एटम का वेट हो गया 12 AMU, यानी 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। अब हमें नंबर ऑफ कार्बन पता लगाना है, कार्बन एटम की संख्या पता लगानी है। कार्बन 12 के
एटम की संख्या पता लगानी है, कार्बन 12 के परमाणु का नंबर पता लगाना है। तो क्या करोगे, जैसे अभी हमने केलों की संख्या पता लगाई तो 2 किलो में 100 ग्राम का भाग दे दिया। इसी तरह टोटल कार्बन का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, 12 ग्राम, और एक एटम का मास कितना है, 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24। तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे, 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 24, ठीक है। और 10 की घात 24 भाग कितने का जा रहा है, 1.67। इसको कैलकुलेट करो, 10 की घात 24 को में 1.67, ये अपन इसको ऐसा कर सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 23, और 10 के अंदर 1.67 का भाग दो, कितना आ रहा है, 10 में 1.67 का भाग दो, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, भाग तो दे सकते हो ना। 10 में 1.67, ये समझ में आया मैंने कैलकुलेशन कैसे की, 10 की घात 24 है, 10 की घात 24 को हमने लिख दिया 10 गुणा 10 की घात 23, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि 10 में 1.67 का भाग दे दो। अब 2 देखा कितना आएगा, वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताएंगे, वैल्यू बताओ, जल्दी करके बताएंगे, 1.67 का भाग दो 10 के अंदर, 1.67 का भाग देना है 10 में, $8.95, 8.98, और पूरा दिया है ना ढंग से, ऐसे लगाना चाहिए नंबर तुम, एक दूसरे का देख करके बता रहे हो, भाग दे रहे हो, एक दूसरे का देख करके बता रहे हो कि वास्तव में भाग दे रहे हो। देखो 10 के अंदर हमने 1.67 का भाग देना है, तो इसको और सरल कर लो, यहाँ पॉइंट हटा दो इसका, तो ये हो जाएगा 1000, 1000 में 167 का भाग देना है, है ना। या अपन ऐसा करें और इसको थोड़ा सरल कर दें, अपन इसको और सरल कर देते हैं, तो ये 7 हटा दो पीछे वाला, 1.6, तो इसको बना दो 100, 100 में किसका भाग दे दो, 16 का, बहुत सरल हो गया ना। तो कितना आ जाएगा, 16 6 की 96, बच गए 4, तो 16 दूनी 32, लगभग कितना आ रहा है 6, है ना। तो इसको कराओगे ना तो ये संख्या आएगी 6.02, अगर पूरा अपन ढंग से भाग देंगे पूरे का तो ये आएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23, 6.02 गुणा 10 की घात 23, क्या आएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23, जो किसके बराबर है, 6.02 गुणा 10 की घात 23 किसके बराबर है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 6.02 गुणा 10 की घात 23 किसके बराबर है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो ये आएगा जब हम भाग देंगे 10 की घात 24 में, या हमने जब भाग दिया 12 के अंदर 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24 था, तो हमारे पास नंबर आएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23, जो अवोगाड्रो नंबर। अब अवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया पता लग गया ना सबको, या अवोगाड्रो संख्या कहाँ से आई, ये ऐसे आई अवोगाड्रो संख्या। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कोई पूछे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो वो कितना होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23, कितना होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23। इसका मतलब क्या समझे, ये डेफिनेशन देखो। अभी हमने क्या कहा,
तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ का 1 मोल अगर है, किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें कितने नंबर होंगे उसके परमाणु, अणु या आयनों के, जल्दी बताएंगे। कार्बन 12 का अगर 1 मोल है तो उसमें उसके परमाणु, अणु या आयनों के कितने नंबर होंगे? 1 मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ, 1 मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या कितनी होगी? देखो यहां पर क्या लिखा हमने डेफिनेशन में कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उपस्थित अणु, परमाणु या आयनों की संख्या उतनी ही होती है जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। और अभी हमने पता लगाया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम है कार्बन के? अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 गुणा 10⁻23। तो 1 मोल में कितने होंगे? 6.02 गुणा 10⁻23। ये बात नोट करेंगे। किसी भी पदार्थ का 1 मोल अगर है तो उसमें इतने परमाणु, अणु या आयन होंगे। जैसे हमने कहा ना 1 दर्जन में 12 होते हैं, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10। किसी भी पदार्थ का 1 मोल है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि उसमें 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होगा। ये सबको समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे तुरंत। ये बात सबको समझ में आ गई तो यस करके जवाब देंगे तुरंत। ये बात सबको समझ में आ गई तो यस करके जवाब देंगे। पुष्कर ने यस कहा है, दीपक ने, महेंद्र ने, मंजेश कांत ने, रितेश ने, सौरभ ने, राधा ने, मोहित ने, अमर सिंह, आशु, पायल, है ना, अंकित सैनी, ठीक है, लोकेश सैनी, पूजा यादव, मोनिका यादव, विजय सैनी, इन सबको समझ में आ गया है? वेरी गुड, यानी सबको समझ में आ गया है ना? चलो ठीक है। अब देखो, अभी मैंने कहा किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु, अणु या आयन होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में उसकी कितनी संख्या होगी? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु अगर है हमारे पास तो उसमें हाइड्रोजन के कितने नंबर होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास हैं तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो उनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताओ जल्दी से। इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी बताओ। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 होती है। हाइड्रोजन की संख्या 10⁻23 होती है, 6.02 गुणा 10⁻23। तो 1 मोल, जैसे अपन कहते हैं कि 1 दर्जन की बात आती है तो दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि 1 दर्जन का मतलब 12 है, 12 वस्तुओं की बात की जा रही है। तो जब भी हमारे दिमाग में 1 मोल की बात है, जब भी अपन 1 मोल की बात करेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं? 6.02 गुणा 10⁻23 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं, ये तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात की थी, मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन अणु H2, 1 मोल हाइड्रोजन अणु हो गया ना, H2 अणु, तो फिर कितने हो जाएंगे? 1 मोल H2 अणु का मतलब भी कितने? 6.02 गुणा, जहां 1 मोल की बात आ गई वहां इसी संख्या की बात आ गई, ये ध्यान। ये बात अपने दिमाग में नोट कर लेंगे कि जब भी अपने 1 मोल की बात करेंगे 6.02 गुणा 10⁻23 की बात करेंगे। मैं कहूं 1 मोल
NaCl, हमारे पास नमक है और नमक कितना है 1 मोल। 1 मोल नमक का मतलब उसमें नमक के कितने अणु होंगे, NaCl कितने होंगे, नमक NaCl की कितनी इकाइयाँ होंगी 1 मोल का मतलब, 1 मोल NaCl का मतलब NaCl की कितनी इकाइयाँ होंगी अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 गुणा 10⁻23 NaCl इकाइयाँ। 1 मोल H2O, 1 मोल H2O कितना होगा 6.02 गुणा 10⁻23 H2O, है ना। किसी भी पदार्थ के 1 मोल की बात करेंगे तो जैसे मैं कहूं 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 का मतलब कितने CO2 अणु हो गए 6.02 गुणा 10⁻23। 1 मोल HNO3 का मतलब कितने HNO3 हो गए 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, नोट कर लेना दिमाग के अंदर, कॉपी में तो करना ही करना है, दिमाग में भी नोट कर लेना इस चीज को कि 1 मोल का मतलब होता है 6.02 गुणा 10⁻23। ये नोट कर लिया ना, नोटबुक में नोट कर लेना। 1 मोल की डेफिनेशन नोट कर ली सबने, कार्बन 12 के 1 मोल में कितने एटम होते हैं ये सबने नोट कर लिए। नोट कराए नहीं कराए तो बताएंगे मुझे, नहीं किया है तो मैं दोबारा सिखा दूंगा आपको। सबने नोट कर लिया ना, किसी ने नोट नहीं किया हो तो मैं दोबारा से नोट करवा दूंगा। ठीक है, सबने नोट कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको। चलो अब ये तो समझ में आ गया सबको, अब एक बात तो दूसरी ओर समझते हैं अपन। अभी मैंने केलों की बात की थी, देखो वहां से अपन इसको जोड़ते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। आप कहोगे बार बार सर आप दर्जन और केलों की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी हमने कहा कि 1 दर्जन केले, हमने दो, एक बार कहा दुकानदार से हमें 1 दर्जन केले दो, उनका वजन, उसने क्या किया उनका वजन बताया हमें, अलग अलग वजन आया। एक बार 1 दर्जन केले का वजन कितना आया 2 किलोग्राम। दूसरी बार फिर हमने 1 दर्जन केले लिए और फिर उनका वजन पता लगाया तो उनका वजन अलग आया, वो आया 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ वही बात, जबकि संख्या दोनों में 12 है, यहाँ पर भी 12 ही केले हैं और यहाँ पर भी 12 ही केले हैं। तो 1 मोल का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी अपन 1 मोल की बात करेंगे तो संख्या तो इक्वल रहेगी, संख्या हमेशा कितनी रहेगी 6.02 गुणा 10⁻23 ही रहेगी, नंबर तो ये का यही रहेगा, लेकिन मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा। ठीक है, क्या बदल जाएगा उसका, मास बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, 1 मोल H2 अणु का द्रव्यमान अलग होगा, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान अलग होगा, 1 मोल H2SO4 का द्रव्यमान अलग होगा, 1 मोल H2O का द्रव्यमान अलग होगा। पदार्थ बदल गया तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयन वो हमेशा कितने रहेंगे 6.02 गुणा 10⁻23 ही रहेंगे। अब जैसे मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की बात सबसे सरल की बात कर रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन का हम मास पता लगाएंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है। 1 मोल हाइड्रोजन का मास का मतलब कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का मास का मतलब अपन 6.02 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु के मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल का मतलब हम कितने हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर रहे हैं, 6.02 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु के मास की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें एक हाइड्रोजन परमाणु का मास पता होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन परमाणु का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है जल्दी बताओ मुझे। एक हाइड्रोजन एटम का मास अभी बताया ना मैंने तुमको, सबसे सरल है 1 AMU। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 AMU, कितना होता है 1 AMU।
एक हाइड्रोजन एटम का मास। तो एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 6.02 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम का मास ये है, जबकि एक मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब इतने हाइड्रोजन के एटम है। तो क्या करेंगे? 6.02 गुणा 10⁻23 गुणा 1 AMU, यही होगा? अरे यही होगा क्या? यही तो हो जाएगा ना, 1 AMU से गुणा कर देंगे। तो 1 AMU से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6.02 गुणा 10⁻23 AMU के बराबर आ जाएगा। एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 6.02 गुणा 10⁻23 AMU। ठीक है, अब इसको ग्राम में चेंज करना चाह रहे हैं, ये तो AMU में आ गया। एक मोल हाइड्रोजन का मास किस में आ गया? AMU में। अब ग्राम में चेंज करें तो क्या आ जाएगा? ग्राम में बताओ, ग्राम में चेंज करो। 6.02 गुणा 10⁻23 AMU, एक से गुणा किया तो इतना कितना आ गया। अब इसको अपन कितने से गुणा कर दें? ग्राम में चेंज करना है तो कितने से गुणा कर दें? जल्दी बताओ, ग्राम में चेंज करना है तो कितने से गुणा कर दें? ग्राम में चेंज करना है इसको AMU को तो कितने से गुणा कर दें? अंकित सैनी बता रहा है 1000 से कर दो सर। दीपक सैनी भी 1000। बेटा यार AMU को कर रहे हैं, किलोग्राम को चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किसको चेंज कर रहे हैं अपन? AMU को। 6.02 गुणा 10⁻23 AMU, ये एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास है, इसको ग्राम में चेंज करना है। 1000 से गुणा करके कर रहे हो, 1000 से तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करेंगे? 1.67 गुणा 10⁻24, है ना? इसे करेंगे ना तो ये ग्राम में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा ये ग्राम। गुणा करो कितना आता है? देखो इनको गुणा करेंगे तो ये नंबर आपस में कट जाएंगे। अभी हमने देखा था, देखो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि 10⁻24 में हमने भाग दिया था 1.67 का। ध्यान दो, 10⁻24 में जब हमने 1.67 का भाग दिया था तो अपने पास ये नंबर आया था, यही नंबर आया था ना। तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इनको गुणा करोगे ना तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा, 1 ग्राम के बराबर ही आ जाएगा। गुणा करके देखो, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो क्या आ जाएगा? 1 ग्राम। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। तो देखो, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास पता लगा रहे हैं, कितना आया? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। यूनिट का अंतर है केवल। देखो, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 AMU, जबकि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 ग्राम। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर है, संख्यात्मक मान तो दोनों में एक ही है, इधर भी एक है इधर भी एक है। 1 मोल का मास 1 ग्राम है और एक हाइड्रोजन एटम का मास भी 1 ग्राम। 1 AMU, या 1 AMU में है या 1 ग्राम में, बस यूनिट का अंतर है। यूनिट ही बड़ा अंतर होती है, ध्यान रखो। अपन के 1 ग्राम और 1 किलोग्राम तो बहुत अंतर हो गया ना। कोई वस्तु 1 ग्राम है और एक वस्तु 1 किलोग्राम है, तो क्या बराबर है क्या दोनों? है क्या बराबर? अरे कोई वस्तु 1 किलोग्राम है और एक वस्तु 1 ग्राम है, तो क्या बराबर है क्या दोनों? नहीं है। इसी प्रकार देखो, यहाँ तो है ये 1 AMU के बराबर और यहाँ है ये 1 ग्राम के बराबर। संख्या बराबर है दोनों की, यूनिट बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल का मास संख्यात्मक मान तो उतना ही होता है जितना एक एटम का मास है, जितना एटॉमिक मास है संख्या में, लेकिन यहाँ ग्राम में होता है, यहाँ AMU में होता है। बस इतना ही होता है। देखो और एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास आ गया 1 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास आ गया 1 ग्राम, यानी दोनों का संख्यात्मक मान समान है, बस यूनिट का अंतर है। एटॉमिक मास 1 AMU है तो मोल का मास
1 ग्राम है 1 मोल का मास, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो आप बताओ कि 1 मोल, आप खुद करके बताएंगे, 1 मोल कार्बन 12 का मास बताना है ग्राम में। जल्दी बताएं, आप खुद करेंगे उसी तरह अभी मैंने बताया। 1 मोल कार्बन 12 का मास ग्राम में बताना है, कितना ग्राम है। एक कार्बन 12 लिख दिया मैंने, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है, तभी तो 12 ग्राम 12 है ना। इससे पता चल रहा है कि एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU। ध्यान रखने की, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है। तो तुम्हें पता लगाना है कि 1 मोल कार्बन में कितना मास है। हमारे पास कार्बन के 1 मोल है तो उसका मास बताना है। एक एटम का मास, अपन 1 मोल की बात कर रहे हैं तो एक एटम का मास बताएंगे पहले। तो एक एटम का मास कितना है, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है, 12 AMU। एक एटम का मास है 12 AMU, या इसको ग्राम में चेंज करें तो 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -24। ये एक एटम का मास है। हम बात कर रहे हैं 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास देखेंगे अपन। अब 1 मोल एटम का मास पता लगाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 गुणा 10 की घात 23 से मल्टीप्लाई करोगे। एक एटम का मास इतना आ गया तो 1 मोल का मतलब इतने एटम है, इतने एटम को गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -24। देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। कितना आएगा, 12 ग्राम। जबकि एक एटम का मास कितना है, 12 AM। तो यहां हमें पता लग रहा है, हमें यहां ये ध्यान रखना है कि एटम का मास और 1 मोल एटम का मास, 1 एटम का मास और 1 मोल एटम का मास का जो संख्यात्मक मान है, जो संख्या है वो बराबर है, केवल यूनिट का चेंज है। तो यहां ये बात निकल करके आई कि किसी भी परमाणु, किसी भी एटम का 1 मोल का मास, 1 मोल का मास उतना ही होता है, लेकिन वो ग्राम में होता है। 1 मोल का मास उतना ही होता है ग्राम में जितना उसका एटॉमिक मास। तो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम में लिखें तो क्या बोलेंगे, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12 MU, ग्राम में लिखें तो 12 ग्राम। तो किसी भी एटम के 1 मोल का मास उसके ग्राम में जो एटॉमिक मास है उसके बराबर होता है। कार्बन का है, चाहे हाइड्रोजन का है, चाहे किसी का भी है, तो किसी भी एक एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। इसके बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी एटम के 1 मोल का मास उतना ही होता है जितना एक एटम का मास, लेकिन वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास के, जैसे मैं कहूं कि 1 मोल नाइट्रोजन का मास बताओ कितना है, हम तुरंत बता देंगे, अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। कैलकुलेशन की बात समझ में आ गई। हमें ये पता है कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 AM। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 AM। एक नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, का मास है कितना, 14 AMU। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। बस ये अंतर है, या ग्राम में लिखना है। जैसे मैं कहूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU। तो 1 मोल का हो जाएगा 16 ग्राम।
AMU की जगह क्या लगा दो, ग्राम लगा। एक एटम का जो मास है ना उतना ही, बस AMU को हटा करके क्या लगा दो, ग्राम। ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटम। जब किसी एटम का मास ग्राम में है तो ग्राम एटम। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक मोल, जैसे अपन ले लेते हैं सोडियम का मास, जल्दी बताएंगे एक मोल सोडियम का मास कितना हो जाएगा। एक मोल सोडियम का मास जल्दी बताएंगे कितना हो जाएगा। एक मोल सोडियम का मास बताएंगे जल्दी कितना हो जाएगा। तेईस ग्राम। वेरी गुड, 23 ग्राम बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है बेटा, 23। सोडियम का मास 23 AMU होता है, तो एक मोल को हो जाएगा 23 ग्राम। तो यहाँ ये बात सबको समझ में आ गई कि किसी भी एटम के एक मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे तो वो हो जाएगा उसके एक मोल का मास। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दें तो किसका मास हो जाएगा, उसके एक मोल का मास हो जाएगा। ठीक है, और एक मोल का मास, एक मोल पदार्थ का मास, यानी एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है उसका मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहलाता है। ये ध्यान रखिए, मैं कहूँ मोलर मास तो मोलर मास से अपन तुरंत समझ जाएंगे कि एक मोल के मास की बात हो रही है। एक मोल पदार्थ का मास क्या कहलाता है, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। एक मोल पदार्थ का मास क्या कहलाता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल पदार्थ का मास क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, एक मोल पदार्थ का मास क्या कहलाता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान। सबको समझ में आ गई ये बात, एक मोल का मास मोलर द्रव्यमान के बराबर। अब सेम यही बात किसी मॉलिक्यूल के लिए है। जैसे अपन कोई मॉलिक्यूल ले, मॉलिक्यूल, जैसे अपने किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता लगाया, आणविक भार पता लगाया। आणविक भार कैसे पता लगाते हैं अभी समझ में आ ही गया था सबको। तो अब हम बात करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसका एक मोल का मास कितना हो जाएगा। इसे अपन देखें H2O के एक मोल का मास, H2O के एक मोल का मास पता लगाएंगे, तुरंत पता लगा के बताओ मुझे कितना है। H2O के एक मोल का मास पता लगाओ बच्चों। H2O के एक मोल का मास पता लगाएंगे सभी बच्चे। और हाइड्रोजन का मास पता है सबको, 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। वेरी गुड, बहुत फास्ट कर दिया आपने। 18 ग्राम। वेरी गुड, रितेश ने, महेंद्र ने, मनजीत ने, सबने बड़ी जल्दी आंसर। H2O का एक मोल का मास भी कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। कैसे हो जाएगा समझ में आ गया। H2O का एक मोल का मास कैलकुलेट करें तो कैसे पता लगाएंगे अपन। H2O के एक अणु का मास देखेंगे पहले। H2O के एक अणु का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास तो पता लगा ही लेंगे अपन कितना आता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए 18 AMU। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। ठीक है, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, एक मोल H2O का मास, ठीक है, कितना हो जाएगा 6.02 गुणा 10⁻23 से गुणा कर देंगे, गुणा 18 AMU हो जाएगा। एक मोल H2O का मास 6.02 गुणा 10⁻23 18 AMU हो जाएगा। अब इसको ग्राम में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6.02 गुणा 10⁻23 गुणा 18 गुणा, क्या कर देंगे, कितने से गुणा करोगे, कितने से गुणा करोगे, 1.6 गुणा 10⁻24 से गुणा करोगे। 1.6 गुणा 10⁻24 गुणा कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यानी किसी भी अणु का भी एक मोल का मास संख्या में देखे तो उतना ही होगा जितना उसके एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन
एक मॉलिक्यूल का मास होगा किसमें, एएलयू में, और 1 मोल का मास होगा किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गई बात। आज जो मैंने समझाया सबको समझ में आ गया? यस करके जवाब देंगे सबको समझ में आ गया। तो आज जो मैंने समझाया वो सबको समझ में आ गया बच्चों? यस करके जवाब देंगे। नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, अगर समझ में आ गया तो फिर मैं खत्म करूंगा क्लास।